नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन रीनीट 2026 एग्जाम के लिए और बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए एनसीईआरटी वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। अब आज पढ़ते हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम रीनीट 2026 के लिए। अपन एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर छोटे से लेकर बड़ी एनसीईआरटी लाइन को शामिल किया गया है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी को हूबहू पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ते हैं जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा या जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। जब हम सूक्ष्म जीवों, पौधों या जंतु कोशिकाओं का उपयोग करके मानव जाति के लिए उपयोगी उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों, पौधों या जंतु कोशिकाओं के द्वारा जो अपन उपयोगी उत्पाद बनाते हैं जिसे ही क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसका उदाहरण सूक्ष्म जीवों द्वारा डबल रोटी तथा श्राब निर्माण, यीस्ट के द्वारा श्राब निर्माण भी किया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा डबल रोटी, ये सब किसके उदाहरण है? जैव प्रौद्योगिकी के। क्यों? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों तथा जंतु कोशिकाओं का उपयोग होता है जिनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं। अब पढ़ते हैं यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। यूरोपियन संघ के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है? अब पढ़ते हैं नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं और उनके अंगों का संयोजन ही जैव प्रौद्योगिकी है। यानी कि नए उत्पाद, सेवा और प्राकृतिक विज्ञान और जीव कोशिकाओं और उसके अंगों का संयोजन सबको मिलाकर ही क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं या जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी होते हैं, यह मुख्य रूप से दो तकनीकों पर आधारित है। पहली है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरे है जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, वन बाय वन समझते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है? किसी एक जीव के डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके उसे नए जीव में प्रवेश करा दिया जाता है जिससे उसके फिनोटाइप या लक्षण में लक्षण बदल जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब सेकंड नंबर पर है जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। ये किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? रोगाणु रहित वातावरण बनाकर वांछित कोशिकाओं जैसे प्रोकैरियोट कोशिका या वांछित जीनों का उपयोग करके क्या किया जाता है? बड़ी संख्या में या बड़े उत्पाद के रूप में उसका निर्माण किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक का उत्पादन, एंटीबायोटिक का अधिक मात्रा में उत्पादन करना किसके द्वारा? वांछित कोशिकाओं के द्वारा रोगाणु रहित वातावरण के अंदर क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग कहलाता है। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित किया जाता है। अलैंगिक जनन के द्वारा आनुवांशिक सूचना होती है वो क्या होती है? परिरक्षित होती हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है? एक लाभकारी होता है और दूसरा इसका फायदा है कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर दो पैतृक चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए और जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं पुनर्योजित डीएनए निर्माण की तकनीकें कितनी है, तो वो तकनीकों की संख्या है दो। पहली है जीन क्लोनिंग, दूसरी है जीन स्थानांतरण। पुनर्योजित डीएनए निर्माण की तकनीकें कितनी हो गई? दो हो गई। पहली जीन क्लोनिंग, दूसरी हो गई जीन स्थानांतरण। अब बात करते हैं प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल। प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल किसे कहते हैं? ओरी को कहा जाता है। ORI को क्या कहा जाता है? प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि गुणसूत्र में विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जो प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी होता है, उसे ही प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लोनिंग किसे कहते हैं। परपोषी जीव में 20 जातीय डीएनए का प्रतिकृतिकरण व गुणित होना। परपोषी जीव में 20 जातीय डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना या गुणित हो जाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। अब इससे आगे और पढ़ते हैं। पूरे वीडियो में बने रहिए, चैप्टर में मजा आता रहेगा, ऐसे ही मजा लेते रहिए और एनसीईआरटी लाइनों को याद करते रहिए। टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्लोनिंग के द्वारा होता है। प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के सहज प्लाज्मिड था, उसके अंदर जैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया गया, तब किसका निर्माण हो गया? प्रथम पुनर्योजन डीएनए का निर्माण हो गया। और इस पर कार्य किसने किया? स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने किया। अब प्रतिजैविक प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन है। प्रतिजैविक प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन है। और आणविक कैसी
प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए। आणविक कैसी किसे कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैसी कहा जाता है? जिसके कारण डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। यानी कि ये आणविक कैसी है? ये डीएनए को विशिष्ट जगहों पर क्या किया? काटने के लिए संभव हो सका। इस आणविक ऐसी के कारण संवाहक या वेक्टर की तरह कार्य कौन करता है? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए होता है वो संवाहक या वेक्टर की तरह कार्य करता है और जिसका कार्य क्या है? डीएनए का स्थानांतरण करना। डीएनए स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो संवाहक या वेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसके रूप में कार्य कौन करता है? प्लाज्मिड डीएनए करता है। यह इंपॉर्टेंट है। आणविक कैसी पूछ लिया जाएगा। आणविक कैसी किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम को कहते हैं, जिसका कार्य क्या है? डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना है। और संवाहक या वेक्टर का कार्य क्या है? डीएनए का स्थानांतरण करना। और टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण क्लोनिंग के द्वारा होता है। और क्लोनिंग किसे कहते हैं? परपोषी जीवों के अंदर विजातीय जीव परपोषी जीव के अंदर विजातीय डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना या गुणित होना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा होता है। और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो जीवाणु है उसके अंदर प्लाज्मिड होता है। और उस प्लाज्मिड के अंदर जब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया जाता है तब प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण होता है, जिस पर कार्य कौन से वैज्ञानिकों ने किया? स्टानले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने किया। मत्सर क्या होता है? कीट संवाहक होता है। और मत्सर के द्वारा क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम होता है उसे मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होता है उसे संवाहक के साथ जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का कार्य किसका है? लाइगेज का। डीएनए लाइगेज एंजाइम। पुनर्योजित डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है, यानी कि गोल आकृति का होता है। और स्वच्छ प्रतिकृति बनाने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी कि यह अपनी स्वच्छ प्रतिकृति बना देता है और यह आकृति में कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब बात आती है पुनर्योजित डीएनए ई कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है। तो यह नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृति बना लेता है। जब इसे नए परपोषी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ये अनेक प्रतिकृतियां बना देता है। अब कथन आ सकता है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रतीका ई कोलाई यानी कि एसरिकिया कोलाई जीवाणु में गुणन एसरिकिया कोलाई में या ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को क्लोनिंग कहते हैं। तो ये क्या है? एकदम सही कथन है, क्योंकि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रतीका ई कोलाई में गुणन होता है और ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या है? क्लोनिंग है। तो यह कथन एकदम क्या है? सही है। जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मुख्य शरण कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। पहला शरण है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। वांछित जीन युक्त डीएनए की सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर है चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करेंगे। पहले पहचान करेंगे, फिर परपोषी में क्या कर देंगे? स्थानांतरित कर देंगे। फिर स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। फिर परपोषी में उस डीएनए को क्या किया जाएगा? सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसकी अगली संतति के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह तीसरा चरण हो गया। पहले पहचान, फिर स्थानांतरण, फिर संतति में स्थानांतरित तथा सुरक्षित रखना। अब पुनर्योजित डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से? पुनर्योजित डीएनए तकनीक के साधन सबसे पहला है प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरे नंबर पर पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरे नंबर पर लाइगेज, चौथे नंबर पर संवाहक और 5वें नंबर पर है परपोषी जीव। ये पांचों ही पुनर्योजित डीएनए तकनीक के साधन है। अब बात आती है डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को काटने का कार्य करता है और लाइगेज है वो डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है वो हिंज सेकंड है। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? हिंज सेकंड है। और इसका कार्य क्या है? डीएनए अणु के उस बिंदु पर काटना जहां ससारक युग्मों का विशेष अनुत्क्रम होता है, जैसे पहचान अनुत्क्रम कहते हैं। यानी कि जहां पर डीएनए के
सार अनुक्रम होते हैं वहां उस विशिष्ट स्थल पर काटना, उसे क्या कहते हैं, प्रसन्न अनुक्रम कहते हैं। और प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, इन सेकंड जो इसका क्या है, कार्य है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और ये क्रम आ सकता है कि कौन से हैं। हिंज सेकंड के अलावा आज प्रतिबंधन एंजाइम है वो 900 से अधिक है। इन सेकंड के अलावा प्रतिबंधन एंजाइमों की संख्या कितनी है, 900 से अधिक है, जिसे जीवाणुओं के 230 प्रभेदों से अलग किया गया है। यानी कि जीवाणुओं के 230 प्रभेदों से अलग करके 900 से अधिक वो आज प्रतिबंधन एंजाइम है जो इन सेकंड के अलावा उपस्थित है। अब ये इको आर फर्स्ट, इसे एसिड क्या कोलाई RY13 भी कहते हैं। अब इसमें ई है वो जीन या वंश का नाम है, और सी और ओ को जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति। अब आर है वो प्रभेद को दर्शाता है, और आई है, आई नहीं, ये फर्स्ट है वो वह क्रम जिससे जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम को पृथक किया जाता है, फर्स्ट के द्वारा दर्शाया गया है। यह रोमन भाषा का अंक है। यह कौन सा क्रम है, जिस जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम को पृथक किया गया वह है। अब प्रतिबंधन एंजाइम का वर्ग न्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंजाइम का वर्ग कौन सा है, न्यूक्लियस वर्ग है। किसका, प्रतिबंधन एंजाइम का। अब प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार कितने होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम के 2 प्रकार होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, डीएनए के सिरों से। जैसे कि ये कोई डीएनए मान लिया, इसके यहाँ सिरों से वो न्यूक्लियोटाइडों को हटाता है। और एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों से काटता है। यानी कि ये कोई डीएनए मान लिया, यहाँ विशिष्ट भीतर यानी कि सेंटर से किसी विशिष्ट स्थलों को काटता है। और इसका सेकंड कार्य क्या है कि द्विकुंडलिनी डीएनए की दोनों लड़ियां को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड की जो डीएनए की दोनों लड़ियां होती हैं उसे आधार स्तंभों में विशिष्ट स्थलों पर काटता है। तो ये इनके क्या हो गए, कार्य हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में वह डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करने के बाद काटता है। विशिष्ट स्थलों पर डीएनए अनुक्रम की लंबाई का पहले निरीक्षण करेगा, बाद में उस स्थान पर काटेगा। कौन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान भी करता है। तो इसके 2 कार्य हो गए, यह डीएनए की लंबाई का निरीक्षण करने के बाद काटता है और डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को भी पहचानता है। अब देखते हैं पुनर्योगित डीएनए का निर्माण। पुनर्योगित डीएनए के निर्माण में क्या होते हैं, 2 डीएनए की लड़ियां होती हैं, डबल स्टैंडर्ड संभाग डीएनए और बाहरी डीएनए। इसमें क्या होता है, दोनों डीएनए पर GAATTC, यहां से उल्टा क्रम वापस GAATTC लिखे हुए होते हैं। अब क्या होता है, जब इको आर फर्स्ट, ECOR फर्स्ट, जब प्रतिबंधन एंजाइम दोनों लड़ियों के एक ही स्थान पर काटता है, जब ये प्रतिबंधन एंजाइम है दोनों लड़ियों में क्या काटता है, एक स्थान पर काटता है। और वो स्थान कौन सा है, G व A के बीच में। ये देखो G व A के बीच में काट रहा है, दोनों पर, दोनों जगह G व A के बीच में काट रहा है। यहां देखो ये दोनों के बीच में काट रहा है, और यहां भी देखो G व A के बीच में काट रहा है। यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम जो होगा वह दोनों डीएनए लड़ियों के G व A स्थान के बीच में काटता है। अब जो सिपसिपा सीरा होता है वह डीएनए की लड़ियों से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर कट लग गया तो ये G बाहर रह गया और AATTC बच गया। अब यहाँ पर कट लगा तो ये बाहर रह गए, G अंदर रह गया। अब यहाँ पर G बच गया और नीचे ये इतना भाग था वो बच गया। अब क्या होगा, ये भाग है जो इससे आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो एक वापस पुनर्योगित डीएनए का निर्माण हो जाएगा और ये वापस पूरी श्रृंखला सेम हो जाएगी, GAATTC। यानी कि पुनर्योगित डीएनए का निर्माण वापस हो जाता है।
यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रतिबंधन एंजाइम होता है वह दोनों डीएनए की लड़ियों के एक स्थान पर काटता है और वह स्थान है जी व ए के बीच में। अब ये 5 डैश से 3 डैश की ओर, 3 डैश से 5 डैश की ओर, जी ए टी टी सी, सी टी टी ए जी। अब ये क्या है? पैलिंड्रोम सारक युग्म है। इन्हें यदि पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए तो इनको एक जैसा पढ़ा जाता है, यानी कि अभिविन्यास सेम, यानी कि 5 डैश से 3 डैश इधर पढ़ो या 5 डैश से 3 डैश इधर पढ़ो, एक ही जैसा पढ़ने के अंदर आएगा। अब कथन दे सकता है कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान सारक युग्मों के बीच काटता है। तो ये एकदम कथन क्या है? सही है। यदि आपको दूसरा कथन बोल दे कि प्रत्येक लड़ी में परलम्बी फैलाव मिलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सिपसेपा सीरा कहते हैं। परलम्बी फैलाव मिलता है जिसे क्या कहते हैं? सिपसेपा सीरा। अभी अपन ने देखा था कि ये क्या है? सिपसेपा सीरा है। ये क्या है? सिपसेपा सीरा इसलिए दिया गया है, इसलिए इससे यह नाम सिपसेपा सीरा दिया गया है क्योंकि यह अपने पूरे कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये क्या है? सिपसेपा सीरा हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसके कारण इसे क्या दिया है? सिपसेपा सीरा नाम दिया है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि जैल विद्युत संचलन। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्या है कि इसके अंदर प्रयुक्त कौन सा माध्यम या जेल होता है? तो एगरोजेल होता है, जो इसके अंदर जेल के रूप में या माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे समुद्री घास सीवीड्स से निकाला जाता है। और ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक बनाता है या प्राकृतिक बहुलक है। अब डीएनए ऋणावेशित अणु होता है। डीएनए क्या होता है? ऋणावेशित अणु होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग किया जाता है। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो एनोड होता है, या इधर एनोड एनोड की तरफ डीएनए को भेजकर क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। एनोड भी नेगेटिव होता है और ये डीएनए भी नेगेटिव होता है, जिसके कारण इसे बलपूर्वक भेजना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? बलपूर्वक। अब डीएनए खंडों को एगारोजेल के सैलनी प्रभाव द्वारा उसके आकार के अनुसार अलग करते हैं। भारी कम दूरी पर, हल्का अधिक दूरी पर जाते हैं। डीएनए खंडों को एगारोजेल के द्वारा सैलनी प्रभाव द्वारा कौन से प्रभाव द्वारा अलग किया जाता है? सैलनी प्रभाव के द्वारा अलग किया जाता है। जो डीएनए बड़े आकार के होंगे वो कम दूरी पर जाएंगे, जो छोटे आकार के होंगे वो अधिक दूरी पर जाएंगे। यानी कि यहाँ से जब रिलीज किया जाता है तब छोटे डीएनए होते हैं वो तो अधिक दूरी पर जाते हैं और बड़े डीएनए होते हैं वो कम दूरी पर जाते हैं। अब जेल के एनोड की तरफ डीएनए खंड या सैंपल रखे जाते हैं। जेल के एनोड की तरफ क्या रखे जाते हैं? डीएनए के खंड या सैंपल रखे जाते हैं। और डीएनए पृथक डीएनए को अभिरंजित किसके द्वारा किया जाता है? पृथक डीएनए होता है उसे किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है और उसके बाद में यूवी प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा उसमें से गुजरा जाता है, जिसके कारण डीएनए होता है वो समकीली नारंगी पट्टी के रूप में दिखाई देता है। डीएनए किसके रूप में दिखाई देता है? समकीली नारंगी पट्टी के रूप में दिखाई देता है। यदि अपन इस डीएनए के खंडों को दृश्य प्रकाश से नहीं अभिरंजित करते हैं तो हम इसे नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए सबसे पहले इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करना होगा, फिर इसे पराबैंगनी प्रकाश से गुजारना होगा, तब हमें ये डीएनए की समकीली नारंगी पट्टी के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। सालन या इल्यूशन किसे कहते हैं? डीएनए की पृथक पट्टियों को एगारोजेल से काटकर अलग कर लेना क्या कहलाता है? सालन। यानी कि जो डीएनए होता है उसे एगारोजेल से काटकर क्या कर दिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया सालन या इल्यूशन कहलाती है। अब प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बिना गुणसूत्रीय डीएनए के कौन है?
जो प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं तो वो है प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी। अब अपन पढ़ेंगे संवाहक में क्लोनिंग हेतु निम्न विशेषताएं। संवाहक में क्लोनिंग हेतु निम्न विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रतिकृतियों का उत्पत्ति यानी कि ओरी स्थल। डीएनए प्रतिरूपों की संख्या का नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रतिकृतियों का उत्पत्ति कहलाता है। दूसरी विशेषता है वर्ण योग्य स्नान। इसका कार्य है अरूपांतरजों व रूपांतरजों यानी कि पुनर्योगज की पहचान करना तथा अरूपांतरजों को समाप्त व रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि करना। चयनात्मक वृद्धि करना रूपांतरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए के खंडों को परपोषी जीवाणु में प्रवेश करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिससे के द्वारा परपोषी जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है या डीएनए को प्रवेश कराया जाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। वर्ण योग्य स्नान के उदाहरण इकोलाई के लिए पहला है एम्पिसिलिन, दूसरा है क्लोरैम्फेनिकोल, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन और चौथा है कैनामाइसिन। ये चारों उदाहरण याद रखने हैं आपको और ये विशेषताएं भी क्रमवार याद रखना ताकि क्वेश्चन आए तो सूखे नहीं, आपका आंसर राइट होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल के अंदर निवेशी निष्क्रियता। पुनर्योगित डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं जिससे एंजाइम संश्लेषण करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? निवेशी निष्क्रियता। यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से जीन होता है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। इसे अपन शॉर्ट तरीके से समझते हैं। पुनर्योगित डीएनए इसके अंदर क्या होता है? जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं जुड़ता है तो नीले रंग की कॉलोनी प्राप्त होती है या निवई प्राप्त होती है और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस पुनर्योगी डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो जीन निष्क्रिय हो जाता है और जीन निष्क्रिय होने के कारण निवेशी निष्क्रियता आ जाती है और निवेशी निष्क्रियता में बिना रंग की कॉलोनी बनती है और इस बिना रंग की कॉलोनी को पुनर्योगित कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्योगित कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पुनर्योगज होता है, ये पुनर्योगित कॉलोनी एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में तो वृद्धि करती हैं लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में वृद्धि नहीं करती हैं। लेकिन अपुनर्योगित कॉलोनी होती हैं वो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम और टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम दोनों माध्यम में वृद्धि करती हैं। तो ये तो सिर्फ एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में वृद्धि करेगी लेकिन अपुनर्योगज जो अपुनर्योगज हैं वो दोनों में वृद्धि करेगी, दोनों माध्यम में वृद्धि करेगी। कौन से? एक पहला एम्पिसिलिन युक्त माध्यम, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। अपुनर्योगज हैं जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों माध्यम में वृद्धि करेगी लेकिन पुनर्योगज हैं वो केवल एक ही माध्यम में वृद्धि करेगी जो है एम्पिसिलिन युक्त माध्यम। अब बात करते हैं विशेषता नंबर 4 की। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस होता है जो द्विबीजपत्री पौधों में रोगजनक है। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस द्विबीजपत्री पौधों में क्या करता है? रोग फैलाने का कार्य करता है जिसके कारण ये क्या है? रोगजनक है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस है और इसका डीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का डीएनए टीडीएनए है। कौन सा डीएनए है? टीडीएनए है और ये टीडीएनए सामान्य पौधों की कोशिकाओं में ट्यूमर में बदलना, यानी कि सामान्य पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसे ट्यूमर के अंदर बदल देता है। कौन? टीडीएनए। और टीडीएनए किसके अंदर होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस जो द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक है। अब बात करते हैं जंतु कोशिका में रेट्रोवायरस। जंतु कोशिका में रेट्रोवायरस होता है वो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देता है। सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कौन करता है? किसके अंदर? जंतुओं के अंदर। तो रेट्रोवायरस कौन करता है? रेट्रोवायरस। और कौन सी पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर के अंदर बदलता है? तो वो है टीडीएनए। पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर में बदलना टीडीएनए, जंतु कोशिका को
कैंसर कोशिका में बदल देना, रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियस, इसका टीआई प्लाज्मिड होता है जो रूपांतरित हो जाता है तो पौधों के लिए रोगकारी नहीं होता है, यानी कि पौधों में रोगजनक नहीं फैलाता है। कब? जब ये रूपांतरित हो जाता है। और टीआई प्लाज्मिड पौधों में जीन का स्थानांतरण करता है, यह एक रूप से क्लोनिंग संवाहक है। ये पौधों में जीन का स्थानांतरण करता है। कौन? टीआई प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड। आरडीएनए या पुनर्योगित डीएनए स्थानांतरण की विधियां। सबसे पहली है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें पुनर्योगित डीएनए या आरडीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के अंदर अंतर स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि पुनर्योगित डीएनए होता है उसको इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन के अंदर लेकर सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। अब दूसरे नंबर पर है बायोलिस्टिक या जीन गन। यह बायोलिस्टिक या जीन गन पादप कोशिका के अंदर यूज किया जाता है जीन पुनर्योगित डीएनए को या आरडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। इसके अंदर स्वर्ण यानी कि सोने तथा टंगस्टन के कणों को डीएनए के साथ जोड़कर प्रयुक्त किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर अहानिकारक रोगजनक संवाहक को जब संवाहक कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है तब ये पुनर्योगित डीएनए या आरडीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देता है, यानी कि जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है तो आरडीएनए होता है वह परपोषी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन से हैं? प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन दो हैं, एक है एएमपीआर और एक है टीटीआर, यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। डीएनए का पृथक्करण इसमें अपन पढ़ते हैं आरएनए को पृथक किसके द्वारा किया जाता है? राइबो न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। और प्रोटीन पृथक होता है वो प्रोटीएज द्वारा होता है। पुनर्योगित डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। अब प्रक्रम को क्रम वाइज याद रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले डीएनए का क्या होगा? पृथक्करण, यानी कि डीएनए क्या होंगे? अलग अलग। सबसे पहले पृथक्करण होगा, फिर डीएनए का खंडन होगा यानी कि टूटेंगे, फिर डीएनए खंड का संवाहक से बंधन होगा, जुड़ेंगे, और फिर पुनर्योजन डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण होगा। यानी कि सबसे पहले पृथक होंगे, फिर खंडन होगा, फिर वापस बंधन होगा, और बंधन होने के बाद में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? परपोषी के जीव में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फिर परपोषी कोशिका का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन करना, फिर उसका क्या होगा? संवर्धन किया जाएगा, और संवर्धन करने के बाद वांछित उत्पाद का निष्कर्षण प्राप्त होगा। फिर वांछित उत्पाद का निष्कर्षण प्राप्त होगा। तो यह क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले पृथक्करण, पृथक्करण के बाद में खंडन, खंडन के बाद में बंधन, बंधन के बाद में स्थानांतरण, किसमें? परपोषी में। और किसका? पुनर्योगज डीएनए का। फिर संवर्धन, संवर्धन के बाद में निष्कर्षण, यह क्रम पूछा जाता है। और लाइसोजाइम, जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो लाइसोजाइम की बनी हुई होती है, और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? याद रखना। अब ये क्या है? ई कोलाई में क्लोनिंग संवाहक पीबीआर 322। इसको याद रखना है, डायग्राम बनाकर दे देगा और पूछ लेगा कौन सी जगह पर क्या है, कौन सी जगह पर क्या है। यहां पर है बाम सालेस। अब ये पीबीआर 322 है, इसके अंदर ये ओरी होता है, ORI, ओरी, जो क्या करता है कि अनेक प्रतिकृतियां बनाता है। क्या करता है? अनेक प्रतिकृतियां बनाता है। या प्रतिकृतियों की शुरुआत कौन करता है? तो ओरी करता है। और प्रतिकृतियों का उत्पत्ति स्थल भी किसे कहते हैं? ओरी को ही कहा जाता है। अब प्रोटीन का कूट लेखन कौन करता है? क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से प्रोटीन का कूट लेखन करता है तो कौन करता है? रोप, ROP करता है। अब इस स्थान पर क्या होता है? पीव्यू फर्स्ट सेकंड स्थित होता है। यहाँ पर हिंज थर्ड, यहाँ कला फर्स्ट, यहाँ पर इकोआर फर्स्ट, यहाँ पीव्यू फर्स्ट, PST फर्स्ट, और यहाँ पर AMPR और TETR होता है, वो भी मैं इसके अंदर दर्शा देता हूं। AMPR, TETR, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो इसके अंदर स्थित होता है। यह याद रखना कि प्रतिकृतियों का उत्पत्ति स्थल या प्रतिकृतियों की शुरुआत ओरी से होती है, और प्रोटीन का कूट लेखन कर दे तो रोप। याद रखो कि प्रोटीन से P, रोप,
सिल्ड एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, जिसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देखा जाता है। यह ऐसा कथन आपको दे सकता है और ये कथन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। किसके रूप में? महीन धागों के रूप में देख सकते हैं। अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रतिबंधन एंजाइम के पाचन के नियंत्रण में काम आता है, अगर वो जेल होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पाचन के नियंत्रण के रूप में काम आता है। अनुप्रभा संसाधन है, इसमें पदार्थों का बायोरिएक्टर से पृथक्करण होता है और क्या होता है, शुद्धिकरण, यानी कि क्या करता है, शुद्ध करता है, और अलग यानी कि पृथक करता है। तो ये क्या हो गया, अनुप्रभा संसाधन। अब पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसका उपयोग डीएनए परिवर्धन में किया जाता है। और कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके अंदर यूज होता है? तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, जो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसमें यूज होता है। तो टैग पॉलीमरेज कौन सा है? थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से निकलता है। टैग पॉलीमरेज है वो थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु है, उस जीवाणु से क्या होता है, रिलीज होता है, यहाँ निकलता है। टैग पॉलीमरेज होता है उच्च ताप स्थायी होता है, यानी कि तापमान का जब मान उच्च होता है तब भी यह क्रिया करता है। पीसीआर के चरण 3 है। पीसीआर के कितने चरण है? 3 है। पहला निष्क्रियकरण, दूसरा तापानुशीलन और तीसरा प्रसार। निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। निष्क्रियकरण को विकृतीकरण भी लिख सकते हैं और तापानुशीलन या एनिलिन भी लिखा आ सकता है। प्रसार की जगह दीर्घीकरण, विस्तार कुछ भी लिखा आ सकता है। ये चरण आपको याद रखना है, 5 स्टार है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके अंदर पीसीआर के अंदर डीएनए प्राइमर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में कह देगा आरएनए प्राइमर का यूज किया जाता है, तो आपको इनकरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए प्राइमर का यूज होता है। तो अपन का चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम यही खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।